रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 का यूनिट 11 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 कह लें या यूनिट 11 कह लें। इसका टॉपिक है साउंड। इसमें हम साउंड के मुतालिक पढ़ेंगे। इसमें वैसे तो साउंड हम पहले भी पढ़ के आ गए पिछले चैप्टर में, उसी ही से रिलेटेड है ये। पुरानी किताब में ये साउंड का और इससे पहले वाला चैप्टर जो वेव्स का है मिक्स होता था, अब दोनों मिले हुए थे, अब इन्होंने सेपरेट कर दिए। ये आपका फ़ायदा हो गया, 2 चैप्टर बन गए। हम पढ़ते हैं साउंड वेव्स क्या चीज़ है। साउंड वेव्स हमने पहले जो पढ़ी थी पिछले चैप्टर में वही चीज़ है। अब इसको हम पॉइंट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये वाला लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द वाइब्रेटिंग एक्शन। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है जो किससे रिलेट करती है? वाइब्रेटिंग मोशन से ऑफ मॉलिक्यूल। मैं दोबारा रीड कर लेती हूँ। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब भी किसी चीज के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी है साउंड। ठीक है, साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है जो किसी भी वाइब्रेटिंग मोशन मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट हम लिखेंगे। फिर हम इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ये डेफिनेशन ही है। ये हम पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं और एक साथ इसको कंबाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे। सेकेंड लाइन हम लिखेंगे, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज प्लेस्ड इन अ मीडियम। जब भी कोई वाइब्रेटिंग सोर्स को किसी मीडियम में रख देंगे तब साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका हम अभी आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्यों, कैसे और इसकी रीजन क्या है। क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज प्लेस्ड इन द मीडियम। थर्ड इसका हम लिख लेते हैं पॉइंट, अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन द मीडियम कॉज of alternating compression and rarefaction that carry the sound further away through the medium। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन द मीडियम, किसी मीडियम में जब हम कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऑफ ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन पैदा हो जाते हैं। उसके अंदर कुछ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पैदा हो जाते हैं। दैट कैरी द साउंड फर्दर अवे, जिसकी वजह से उस मीडियम के अंदर जो होती है साउंड ट्रेवल करती हुई आगे जाती है। ठीक है, यही लिखा है इसके अंदर। दैट कैरी द साउंड, जो ले जाती है साउंड को फर्दर अवे थ्रू द मीडियम, मीडियम के अंदर दूर तक। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। साउंड की डेफिनेशन क्या बनी? साउंड की डेफिनेशन बनी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा? व्हेन अ वाइब्रेटिंग सोर्स इज प्लेस्ड इन अ मीडियम साउंड इज प्रोड्यूस। जब मीडियम में रख देंगे उस वाइब्रेटिंग सोर्स को तब साउंड जो प्रोड्यूस होगी। थर्ड पॉइंट हम लिख देते हैं, जो इसका थर्ड पॉइंट है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के को जब हम किसी मीडियम में रखेंगे तो उसके अंदर रेयरफैक्शन और कंप्रेशन पैदा होंगे जो साउंड को आगे कैरी करके हुए ले जाएंगे दूर तक। ठीक है जी, ये इसकी साउंड की पूरी डेफिनेशन हो गई। देखिए, मैं जब आपको पढ़ा रही होती हूँ ना, समझा रही होती हूँ, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन और आंसर भी मार्क करा रही होती हूँ। मुझे नहीं समझ में आया कि बच्चों ने, मुझे काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए कि उनको नोट्स चाहिए। ये नोट्स ही तो हैं, आप लोग इसको मार्क करते जाएं, साथ साथ इसी तरह मार्क कर लें और फिर इसको पहले याद कर लें और फिर लिख लें, ये नोट्स बन जाएंगे। साउंड की डेफिनेशन डाली और ये तीनों पॉइंट मिलाकर लिख दिया आपने। चाहे तो आप 1 2 3 करके लिख दें, 1 2 3। इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले ये वाला आएगा कि हम बताएंगे साउंड जो है एनर्जी की एक वाइब्रेटिव मोशन की वजह से पैदा होती है। दूसरा हम बताएंगे जब वाइब्रेटिव ऑब्जेक्ट को हम किसी मीडियम में रखेंगे तब होगा। तीसरा हम बताएंगे कैसे साउंड आगे जाएगी। साउंड जो है रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की वजह से आगे जाएगी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट मिलाकर भी लिख सकते हैं और अगर पॉइंट में लिखना चाहें पॉइंट में भी लिख सकते हैं। और इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट इज साउंड, तो अभी हम यही लिखेंगे आंसर। अब हम देख लेते हैं, अ साउंड इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड जो एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज पैरेलल टू द वेव मोशन। क्यों है लॉन्गिट्यूडनल वेव? क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल हैं उनकी डायरेक्शन जो है वेव मोशन की डायरेक्शन के पैरेलल है। हमने पढ़ा था कि जिसमें भी वेव की जो मॉलिक्यूल हैं उनकी डायरेक्शन जो है अगर वेव मोशन के पैरेलल होगी तो वो कौन सी वेव होंगी? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी। इसलिए हमने कहा इसकी भी जो है इसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सिमिलर टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस व्हेन अ श्रिंकी स्प्रिंग। बिल्कुल इसमें ऐसी ही वेव पैदा हो रही हैं जैसी श्रिंकी में पैदा हुई थी। स्लिंकी स्प्रिंग इज वाइब्रेटेड पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब वो वाइब्रेट हुआ था कंप्रेशन और रेयरफैक्शन उसके आगे प्रोड्यूस हो गए थे। इसी तरह एयर के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद हम इसका इतना ज़रूरी नहीं है, ये वैसे इसमें पिक्चर में भी इसी तरह ही एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने।
कि ये कंप्रेशन पैदा हुए और यहाँ पे देखें 2 कंप्रेशन है, फिर ये 2 कंप्रेशन है और ये बीच में रेयरफेक्शन है, जो हल्का है वो रेयरफेक्शन है। तो इस कंप्रेशन की डेफिनेशन पीछे जो हमने की थी वो उस हिसाब से थी, अब हम पढ़ेंगे किस हिसाब से, साउंड के हिसाब से हमें लिखनी है। साउंड के हिसाब से क्या होगा, द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर, तो जहाँ पे क्लोज हो गए मॉलिक्यूल तो वहाँ एयर प्रेशर हायर हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे साउंड में जब हम कंप्रेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम कहेंगे साउंड में उस जगह को कंप्रेशन कहते हैं जहाँ पे एयर प्रेशर जो है थोड़ा सा हायर हो जाता है देन सराउंडिंग, बाहर के एयर प्रेशर से, ठीक है, देन सराउंडिंग एयर प्रेशर से। उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं, रेयर फ्रैक्शन क्या चीज़ होगा, रेयर फ्रैक्शन में जो होगा स्लाइटली लोअर हो जाएगा, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन आर द रीजन्स वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर देन द सराउंडिंग एयर प्रेशर, जहाँ सराउंडिंग के हिसाब से लोअर है वो रेयर फ्रैक्शन है, और जहाँ सराउंडिंग के हिसाब से हायर है, स्लाइटली हायर है, वो कहलाएगा कंप्रेशन। तो ये साउंड के चैप्टर के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बन गई। अब देखिए, अभी मैंने आपको साउंड की डेफिनेशन बताई, साउंड वेव की, उसके बाद हम करेंगे लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव, तो वो हम यहाँ आ साउंड से लेके मोशन तक लिखेंगे, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। ये हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव की नेचर बता दी इसकी, फिर हम उसके बाद कंप्रेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, बस ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। जो इस तरह कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पैदा होते हैं, इसी वजह से जो होता है, जो ड्रम की आवाज़ होती है वो दूर दूर तक पहुँच जाती है, इस तरह आगे पैरेलल चलती जाती है और दूर दूर तक पहुँच जाती है, इसलिए हमें दूर तक सुनाई देती है। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये जो हमारी साउंड वेव है ये हमारी ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक बेल के अंक का एक्सपेरिमेंट करना है और हमने उसमें बताना है कि हमारी साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल वेव है और हमें पता है, इसलिए इसको ट्रेवल करने के लिए इसको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होगी, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो कोई लिक्विड हो, चाहे वो कोई सॉलिड हो, यानी कि लिक्विड में से भी गुजर जाएगी साउंड, एयर में से भी गुजर जाएगी और सॉलिड में से भी गुजर जाएगी, लेकिन उसको मीडियम ज़रूरी है क्योंकि वो एक मटेरियल वेव है, मैकेनिकल वेव है, उसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होगी। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से साबित करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी, फिर मैं ये पढ़ के दिखाऊंगी। एक्सपेरिमेंट में क्या करा, एक गिलास जार ले लिया, ग्लास जार के अंदर उन्होंने एक ये इलेक्ट्रिक बेल जो है हैंग कर दिए, ये इलेक्ट्रिक बेल हैंग है, और यहाँ नीचे से जो इसके अंदर वैक्यूम पंप लगाया है, वैक्यूम पंप जो है एयर को बाहर निकालने के लिए लगाया है। अभी इसके अंदर एयर है, उसके बाद इसको कॉर्क लगा दिया अच्छी तरह, और यहाँ इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल के जो तार बाहर आ रहे हैं ना, उसको इन्होंने किसी बैटरी से किसी चीज़ से कनेक्ट कर दिया। अब क्या करा इन्होंने, जब इन्होंने इसको स्विच को ऑन करा, यहाँ पे तो कनेक्शन हुआ है ना, यहाँ दिखाया नहीं है मगर यहाँ कनेक्शन बना हुआ है, जब कनेक्शन को ऑन किया तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक बेल बजनी शुरू हो गई। हमें यहाँ पे इसका हैमर है ना, ये छोटा सा हैमर दिख रहा है, हैमर इसके ऊपर टकराता हुआ दिखेगा और हमें आवाज़ भी आएगी बाहर। तो हम अब ये तो बंद है पूरी बेल, आवाज़ कैसे बाहर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर एयर है, ठीक है, ये क्योंकि एयर उसको चाहिए मीडियम, तो एयर के थ्रू वो हमें आवाज़ बाहर आ रही है, और इसलिए वो इसमें से जब पैदा हो रही है ना, तो इस मीडियम एयर में से गुजर के इस गिलास जार से बाहर आ रही है। लेकिन इसके बाद आगे हम क्या करते हैं, इसमें से अब हम इसके बाद दूसरा काम ये करते हैं कि हम ये जो हमने वैक्यूम पंप लगाया था, इस वैक्यूम पंप के जरिए एयर को पंप आउट कर देते हैं। जब हम उसको पंप आउट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि ये हैमर इससे टकरा रहा है, हमें नजर आ रहा है, लेकिन बहुत हल्की, हम पूरी एयर नहीं निकालते, थोड़ी सी एयर बाहर निकालते हैं, थोड़ी छोड़ देते हैं, देखते हैं कि ये हैमर टकरा रहा है, हमें बहुत हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, बहुत हल्की हल्की। फिर हमने क्या करा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने पूरी एयर बाहर निकाली, बिल्कुल मुकम्मल वैक्यूम कर दिया। जब इसके अंदर मुकम्मल वैक्यूम हो गया, हमने देखा अब हैमर टकरा रहा है, लेकिन हमें आवाज़ कुछ नहीं आ रही है, हमें हैमर टकराता हुआ दिख रहा है, बाहर आवाज़ नहीं आ रही। भाई अगर साउंड है, प्रोड्यूस तो हो रही है ना साउंड, तो बाहर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ वैक्यूम आ गया। उसको एक यहाँ से यहाँ तक, इस गिलास जार तक पहुँचने के लिए भी तो एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम ख़त्म हो गया। जो मीडियम एयर थी, तो मीडियम एयर के थ्रू वो आता था गिलास जार में, गिलास जार से बाहर आ रहा था। तो अब आपको उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। मैं इसको रीड करूँगी, जहाँ जहाँ मैं मार्क करूँगी वो आपने लिखना है। इस तरह आपके नोट्स खुद बखुद तैयार हो जाएंगे, आपको किसी से नोट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बुक सबसे अच्छे नोट्स होते हैं हमारे पास बुक के अंदर। इसी में हेडिंग बनाइए और इसी के अंदर करें। अब हम इसमें सबसे पहले एक ये पैराग्राफ लिखेंगे और इसमें हेडिंग हम देंगे कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, साउंड नीड्स मीडियम
फॉर ट्रेवल या टू ट्रेवल। ये हमने हेडिंग दे दी, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। उसके बाद हम ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव दैट नीड अ मटेरियल मीडियम सच एज गैसेज, लिक्विड, सॉलिड टू प्रोपेगेट। साउंड जो है मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को ज़रूरत होती है मटेरियल मीडियम की, जैसे ग्लास हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, कोई भी सॉलिड, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। फिर हम ये पॉइंट लिखेंगे, साउंड जो है ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम के अंदर। यहाँ तक हमने ये पॉइंट लिखे, ये पॉइंट लिखा, ये हमारी हेडिंग बन गई, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। उसके बाद हम देंगे दिस इज डेमोन्स्ट्रेट बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से। फिर हम हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद फिर हम ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक बेल जार का डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल and an airtight glass bell jar and then suspend the electric bell inside the jar। हमने एक जार लिया, एक इलेक्ट्रिक बेल ली, उसको इलेक्ट्रिक बेल को जार में सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। कनेक्ट द बेल जार टू अ वैक्यूम पंप, नीचे से उसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया, ये काट देंगे। व्हेन यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बेल, अब यू की जगह आपने सब जगह वी कर लेना है। व्हेन वी स्विच द इलेक्ट्रिक बेल, जब हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बेल का, वी कैन हेयर, हमें सुनाई देती है साउंड ऑफ द बेल, बेल की साउंड कमिंग फ्रॉम इनसाइड एयर एंड ग्लास मटेरियल, इधर ग्लास के मटेरियल से बाहर। नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप, अब स्टार्ट कर दिया वैक्यूम पंप। एज द एयर इन द जार ग्रेजुअली पंप्ड आउट, थोड़ी थोड़ी हवा बाहर निकाल ली। द साउंड बिकम फेंटर, जैसे जैसे, अच्छा इसको ऑन ही रखा है इन्होंने, ऑफ नहीं करा है, तो कहते हैं ऑन तो है ना, अब थोड़ी थोड़ी हवा बाहर निकालते जाएंगे तो देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आवाज जो है वो फेंट होती जाएगी, फेंटर होती जाएगी। ऑल्दो द सेम करंट इज पासिंग, हालांकि करंट तो वही पास हो रहा है, फिर फेंट कैसे होती जा रही है। फिर आगे क्या हुआ, आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं, वी विल हेयर द फेंटेड साउंड, हमें थोड़ी देर के बाद तो हमें बहुत बहुत हल्की आवाज़ सुनाई देगी। व्हेन देयर इज लेस एयर, जब उसमें हवा कम हो जाएगी। आखिर आगे देखते हैं फिर हम, व्हेन द एयर इज कम्प्लीटली रिमूव, फिर हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद हम लिखेंगे व्हेन द एयर इज कम्प्लीटली रिमूव, जब एयर पूरी निकाल दी जाएगी। द इलेक्ट्रिक बेल इज प्रोड्यूस, हम ये देखेंगे वी कैन नॉट हेयर द साउंड, ठीक है, वी कैन नॉट हेयर द साउंड बिकॉज द बेल स्टिल, द इलेक्ट्रिक बेल स्टिल प्रोड्यूस द साउंड, हमें प्रोड्यूस करती हुई दिखाई दे रही होगी वो साउंड को, बट नाउ वी कैन नॉट हेयर इट, अब हमें सुनाई नहीं देगी। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए हुआ, द साउंड वेव ऑलवेज नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट साउंड एनर्जी, क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए तो मीडियम की जरूरत थी, जब हमने मीडियम ही निकाल दिया तो कैसे प्रोपेगेट करती, इसलिए वी कैन नॉट हेयर द साउंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बेल जार। हालांकि वही सारा सेटअप है, सिर्फ हमने वैक्यूम के जरिए एयर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालते गए, फेंट होती गई, जब पूरी एयर निकल गई तो अब हमें आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। ये इलेक्ट्रिक बेल जार का हमने एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा कर लिया और मार्क भी करा दिया आपको। पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा ये सारा, और जहाँ जहाँ यू है वहाँ वी कर दीजिए। फिर यहाँ से लेके आप लिखेंगे व्हेन से लिख के व्हेन द एयर इज रिमूव्ड, यहाँ तक लिख के फिर हम ये लाइन लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक बेल स्टिल प्रोड्यूस द साउंड बट नाउ वी कैन नॉट हेयर द एनर्जी तक, साउंड एनर्जी तक। ये हमारा ये सवाल पूरा हो जाएगा इस तरह से। के ऊपर जो है कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है, ये वैसे मैं रिटन आपको बाद में करा दूंगी, फिलहाल मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई प्रेशर इज ग्रेटर एट कंप्रेशन रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होती हैं तो जहाँ पे कंप्रेशन होता है वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो क्यों ग्रेटर हो जाता है, किस तरह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, जैसे कि अगर ये सपोज करेंगे एक ड्रम है, ठीक है, ये ड्रम है, ड्रम को एक बीट किसी भी स्टिक से जो है बीट करते हैं जब हम, तो हम इसको अंदर की तरफ इसके ऊपर स्टिक को मार रहे हैं, जब हम अंदर की तरफ इसको प्रेस करते हैं तो ड्रम जो होता है वो बाहर की तरफ आता है रिएक्शन के तौर पे, तो बाहर आता है, जब इस साइड पर आता है तो इधर जो है हवा के ऊपर प्रेशर डेवलप कर देता है। इससे क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हवा के वो कंप्रेस हो जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं। जब ये करीब करीब आ जाते हैं, आपको पता है जहाँ पे भी जब मॉलिक्यूल करीब होते हैं तो जो पर यूनिट एरिया जो होता है जब कम हो जाता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एरिया कम हो गया, यूनिट जो क्लोजर हो गया ना, व्हेन द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर दे डेवलप द प्रेशर, इनका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे अभी मॉलिक्यूल क्लोजर नहीं आए तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर होंगे तो यहाँ पे रेयरफेक्शन पैदा हो जाएगा और यहाँ पे जो है कंप्रेशन पैदा हो जाएगा। तो कंप्रेशन के अंदर मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, इस वजह से दैट इज द रीजन कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम ये लिखेंगे क्योंकि बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी कम्स क्लोजर सो द प्रेशर इंक्रीजेस।
कैन वी नॉट हेयर द एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस इन द सन? जब सूरज होता है, आपने सुना है ना, सूरज के अंदर धमाके होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं, हमें उसकी साउंड क्यों नहीं सुनाई देती? उसकी साउंड ना सुनने की बहुत बड़ी वजह है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मैं आपको फिर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो है एक वैक्यूम है। यहाँ पे क्या है? ये सब वैक्यूम है। ये तो अर्थ बनाई है मैंने। ये क्या है? ये एक वैक्यूम है। अब यहाँ पे सूरज है हमारे पास, ये मैंने ऐसे ही बना दिया रफली ना। सूरज के में अगर कुछ भी होता है, जब उसकी साउंड यहाँ से यहाँ तक आई, तो यहाँ से यहाँ तक, अब ये अर्थ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तो वैक्यूम है ना, वैक्यूम में तो वो सफ़र ही नहीं करेगी, वो तो ट्रेवल नहीं कर सकती। वो अगर वैक्यूम होगा तो ये वापस चली जाएगी या कहीं भी चली जाएगी, लेकिन अर्थ तक क्यों नहीं आती? क्योंकि अर्थ के इर्द गिर्द वैक्यूम है, खला है, जिसे हम कहते हैं ना खला है। तो उस वैक्यूम या खला की वजह से साउंड की, ये जो किसी भी चीज़ की साउंड है ज़मीन के अंदर नहीं पहुंचती। ये जो इसके इर्द गिर्द देखते हैं वैक्यूम है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड? साउंड क्या सॉलिड और लिक्विड में ट्रेवल करती है? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, यस, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बिकॉज the sound waves are the longitudinal waves and they are the mechanical waves, because they are mechanical waves and the mechanical waves needs a material medium such as solid, glass, liquid to propagate. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। वैसे मैं हो सके तो आपको शायद बाद में आखिर में इसके आंसर्स लिखवा दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ओरली बता रही हूँ। स्पीड ऑफ साउंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? सॉलिड और लिक्विड और गैस में साउंड वेव्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ये तो डिफरेंट मीडियम हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम पूरा हेडिंग डालेंगे इसकी यहाँ से यहाँ तक, साउंड स्पीड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ से लिखेंगे साउंड वेव्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। साउंड वेव जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती हैं। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज सच एज, हमें याद रखना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे। मीडियम की डेंसिटी पे, ये 3 चीज़ों पे इसका डिपेंडेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम जिसमें वो ट्रेवल कर रही है, थ्रू विच इट ट्रेवल्स। साउंड वेव्स मूव फास्टर इन सॉलिड। सॉलिड में फास्ट होती हैं क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं आर क्लोज टुगेदर, आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। लिक्विड में उससे दूर होते हैं तो इसलिए उसमें कम होती है थोड़ी सी सॉलिड की निस्बत। स्पीड ऑफ साउंड की डेफिनेशन जो है यहाँ से लिखेंगे। ये तो हमने बता दिया मुख्तलिफ क्या होती है और कैसे होती है, तो इसके बाद हम असल में इसकी यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस। अब डेफिनेशन ये होगी, सिर्फ वो जो है एक्सप्लेनेशन है और वो इतनी नेसेसरी नहीं है, हम सिर्फ यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे इसके अंदर। और इस पर हेडिंग क्या डालेंगे? द स्पीड ऑफ साउंड, ये हेडिंग आएगी इसकी। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। कहते हैं ये वो डिस्टेंस है किसी भी एक पॉइंट का, वेव के किसी भी एक पॉइंट से, जहाँ से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल करें, जितने भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल करें पर यूनिट टाइम के अंदर, किसी भी गिवन यूनिट टाइम के अंदर जितने भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन गुजरते हैं एक मखसूस पॉइंट तक, वो उसकी स्पीड ऑफ साउंड कहलाएगी। इसको थोड़ा सा हमें याद करके इसी तरह बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखना है, इसमें चेंज नहीं कर सकते। इसको लिखते हुए तो आप चेंज कर सकते हो, ये एक्सप्लेनेशन होती है, ये आपने ऐसे के ऐसे लिखनी है और ये सब नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ ये लिखना है। स्पीड ऑफ साउंड की शॉर्ट डेफिनेशन है और ये एक्सप्लेनेशन है। अगर एक्सप्लेनेशन पूछते हैं तो हम ये देंगे, और ये कहाँ तक देंगे? बस हम यहाँ तक देंगे, यहाँ से यहाँ तक, इधर से। आप ये जब मैं पढ़ा रही हुआ करूँ ना, उसी वक्त साथ साथ मार्किंग कर लिया करें। अब आगे हमने स्पीड ऑफ साउंड कर ली। ये स्पीड ऑफ साउंड की वही डेरिवेशन है जो लास्ट चैप्टर में हम करके आए, प्रीवियस चैप्टर में हमने करा है। स्पीड v जो है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है। डिस्टेंस को इन्होंने लैम्डा बोल दिया और टाइम को कैपिटल टी कह दिया, तो v विल बी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी हो गया। मैं आपको ऐसे ही शॉर्टली करके दिखा देती हूँ इसको। v इज इक्वल्स टू स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस को क्या कह दिया? लैम्डा, और टाइम को कह दिया कैपिटल टी। कैपिटल टी हो गया। अब इसको हम दूसरी तरह लिखते हैं 1 अपॉन टी लैम्डा, यानी कि मैंने ये जो इसका था लैम्डा को साइड में कर दिया,
और 1/t साइड में लिख लिया। हमें पता है 1/t किसके बराबर होता है, f के बराबर होता है। तो अब 1/t की जगह f लिख देते हैं, तो हमारा बन जाएगा v = f लैम्डा। ये हमारी डेरिवेशन हो गई जो हमने पीछे भी चैप्टर में करी थी। The speed of sound remains almost the same for all frequencies in a given medium under the same physical conditions। कहते हैं कि अगर सेम फिजिकल कंडीशंस होंगी तो फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड की वो तकरीबन तमाम मीडियम्स के अंदर सेम ही रहती है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, स्पीड में चेंज आता है मुख्तलिफ मीडियम्स में। अब इन्होंने कुछ मीडियम्स के अंदर हमें स्पीड दी है, इसमें से थोड़े से कर लें। ये ब्लैंक्स के लिए पूरा का पूरा चार्ट जो है हमारा ब्लैंक का है। इसके अंदर से आप कर लें कि अगर ये सॉलिड पर है, फिर लिक्विड पर है और फिर गैसेस पर है। स्पीड होती है 3980, कॉपर में कितनी है 2270, और लिक्विड में वाटर कर लें, सी वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। सी वाटर में 1531 है और वाटर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर 1498 है। देखें 14 इसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है डिस्टिल्ड वाटर में। उसके बाद गैस में देख लेते हैं, गैसेस कोई सी भी दो कर लें। एयर में कर लें, एयर में 340 है, और हाइड्रोजन में कर लें, हाइड्रोजन में 1284 है। तो ये मुख्तलिफ आ गए। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ना, सवाल ऐसे आएगा, व्हाट इज साउंड, क्वेश्चन पूछा, फैक्टर दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, फैक्टर बताइए कि स्पीड ऑफ साउंड पे जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट, और इसका लॉन्ग ही करना है हमने। इसके अंदर पहले हम साउंड की डेफिनेशन देंगे जो हमने बिल्कुल शुरू में इसी चैप्टर में मार्क करिए, 3 पॉइंट जो मार्क करें, फिर उसके बाद हम ये देंगे। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, जैसा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड पूछी तो हम पहले ये स्पीड ऑफ साउंड की डेफिनेशन देंगे और फिर उसके फैक्टर्स देंगे। ठीक है जी, तो आप बल्कि इसमें ऐसे ही कर लें, राइट द व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, राइट द फैक्टर इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। ये मिला लें दोनों को। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा हेडिंग डाल के स्पीड ऑफ साउंड की, फिर आप फैक्टर इफेक्टिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड दीजिएगा। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो होती है साउंड की जो है वो स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। वो क्यों तेज़ हो जाती है, पहले मैं आपको देखिए, जब किसी भी चीज़ के ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो मूव फास्टर, तेज़ मूव करते हैं। जब फास्टर मूव करते हैं तो जल्दी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है, तो इस तरह साउंड भी आगे जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम पढ़ लेते हैं, जिस तरह पढ़ेंगे उसी तरह ही लिखेंगे बिल्कुल। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, फिर ऑल्सो अ कंडीशन दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर जो है एक कंडीशन है जिसका स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट होता है। फिर यहाँ से लिखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम एट हायर टेम्परेचर हैव मोर एनर्जी। जब हायर टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी मोर यानी ज़्यादा हो जाती है, thus they can vibrate at higher rate, तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। एज द मॉलिक्यूल वाइब्रेट फास्टर, जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट फास्ट करते हैं, साउंड वेव कैन ट्रेवल मोर क्विकली, साउंड वेव जो होती है वो ज़्यादा क्विकली सफ़र कर लेती हैं, ज़्यादा जल्दी से एनर्जी या साउंड की एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। इसकी बस यहीं तक करना है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ। द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एयर इज 346 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि तकरीबन अगर एक जो रूम टेम्परेचर हो उसमें हवा में जो है जिसका टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड होगी वो कितनी 346 मीटर पर सेकेंड होगी। इट इज़ फास्टर देन 331 मीटर पर सेकेंड विच इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि फास्टर होगी किससे, जो कि फास्टर होगी कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कह रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकेंड होगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 346 मीटर पर सेकेंड होगी, विच इज़ फास्टर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ज़्यादा है, 331 और 346 में ज़्यादा डिफरेंस है। और इसी 331 जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड है एयर में, वही हम यहाँ पे उसमें लेते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो ये 331 जो है इसकी स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एयर। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी, यानी टेम्परेचर टी पे किसी भी साउंड की स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है इन द एयर, हवा के अंदर। फॉर्मूला क्या है, V इजिकल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय 273 के। के जो है ये केल्विन है, जो कि स्टैंडर्ड होता है टेम्परेचर का, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो 331 कहाँ से आया, 331 जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड थी ना एयर में
साउंड की वो थी 331, तो यहाँ पे 331 कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर लिखेंगे जो कि हमें फाइंड करना, जो भी जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा होगा, और नीचे उसको हम डिवाइड करेंगे 273 केल्विन से, ये भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बस जो टेम्परेचर होगा रूम का या जो उस जगह का वो हम लिखा करेंगे। हेयर v इज द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, v जो है स्पीड ऑफ साउंड है, एंड t इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जो t है ना ये भी एब्सोल्यूट यानी केल्विन में ही आएगा। इन द एयर, t इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द एयर, एयर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। द स्पीड ऑफ साउंड इज इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो कहते हैं ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के। ये जो टेम्परेचर एब्सोल्यूट में निकालेंगे इसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, और अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगी। Thus the temperature of air increase, so the speed will also increase। तो इससे पता चलता है कि अगर टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीज करेगा तो स्पीड भी साउंड की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब इसका दूसरा देखते हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है। देखें, जब हमारी एयर होती है, एयर के अंदर वाटर वेपर्स आ जाते हैं तो उसको कहते हैं, वाटर वेपर्स आ जाने को कहते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ जाना। ये ह्यूमिडिटी बढ़ जाना, तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एयर की, उसके अंदर वाटर वेपर्स आ जाते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो स्पीड जो होती है वो तेज हो जाती है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो डेंसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। अगर डेंसिटी कम होगी तो साउंड की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो साउंड की स्पीड कम होगी। यानी डेंसर मीडियम के अंदर साउंड जो है वो स्लो सफर करती है, स्लो उसका ट्रेवल करती है। तो इसकी जब हम अब ये जो है ह्यूमिडिटी की वजह से कैसे चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी से डेंसिटी ऐसे चेंज हो जाती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना उनका मास होता है 18, हमने पढ़ा हुआ है ना। वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम मास निकालते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, वो 18 निकलता है। जबकि हम एयर को देखें तो एयर के अंदर क्या क्या है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का अगर सिंगल देखते हैं 32 मास होता है, और नाइट्रोजन का जो है 28 होता है। देखिए ये दोनों हैवियर हैं, ये दोनों हैवी गैसेस हैं। तो ये क्या, इससे क्या होता है, जब ये हैवी होती हैं तो जब एयर में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते तो एयर हैवी हो जाती है, यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल वो जो है उनकी स्पीड ऑफ साउंड होगी वो स्लो हो जाएगी। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो क्योंकि उसका वेट कम होता है, मास कम होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तो वो उसको रिप्लेस कर लेंगे ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन को, उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल आएंगे तो उसकी डेंसिटी को कम कर देंगे, क्योंकि उनका तो मास ही 18 है। डेंसिटी कम हुई, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाएगी। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, अब मैं पढ़ूंगी और फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ह्यूमिडिटी ऑल्सो इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, ह्यूमिडिटी भी स्पीड ऑफ साउंड पे असर करती है एयर में। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर रिप्लेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, जब मॉइस्चर आ जाता है हवा के अंदर या ह्यूमिडिटी आ जाती है हवा के अंदर, वो रिप्लेस कर दी थी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को। दैट रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ द एयर, जिसकी वजह से एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, बिकॉज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वेपर इज 18। ठीक है, क्योंकि उसका वाटर वेपर का कितना होता है, 18 होता है, और जब ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है और उसका होता है 28 होता है। अब यहाँ से कर लेते हैं हम, वैसे ये पूरा भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, पूरा ही लिख लें, बल्कि इसको शॉर्ट ना करें, पूरा लिख लें। पूरा सिर्फ ये लाइन एक छोड़ दें बीच में से, और ये आपने यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लीजिए, पूरा आएगा यहाँ तक। ठीक, तो उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास 18 होता है वाटर वेपर्स का, इज लेस दैट ऑफ द ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन से कम होता है। ऑक्सीजन का 32 है, एंड नाइट्रोजन से भी कम होता है, नाइट्रोजन का 28 है। गैसेज सिंस द स्पीड नाइट्रोजन गैसेज, द स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस आर इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट। इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड जो है इनवर्सली रिलेटेड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, उसकी डेंसिटी के, यानी v स्पीड हो गई। इस इनवर्सली को हम पता है ना अपॉन करके लिखते हैं, यानी वेलोसिटी, यानी स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डेंसिटी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी,
डेंसिटी कम होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, यानी एक इनवर्स प्रोपोर्शन है दोनों एक दूसरे के। इसके बाद लास्ट लाइन इसकी है, द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज thus the humidity increases, the density of the air decreases। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड द साउंड ट्रेवल फास्टर, और साउंड तेज सफ़र करती है, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई वाटर वेपर्स की वजह से। बस यहाँ से ही हमने पूरा भी लिख सकते हैं, वरना ये लाइन छोड़ दें, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये जो मैंने मार्किंग करी है पूरा यहाँ से यहाँ तक है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें साउंड की डेफिनेशन आएगी पहले, फिर स्पीड ऑफ साउंड की डेफिनेशन आएगी, और फिर इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन साउंड स्पीड ये आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये। चैप्टर 11 में जो पहली वर्क एग्जाम्पल है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी करते हैं और डेटा बनाते हैं। डेटा सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलो हर्ट्ज। एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 6 किलो हर्ट्ज है, एंड वेव लेंथ 25 सेंटीमीटर, उसकी वेव लेंथ है 25 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो अगर वो 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो उसको कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग कहा है ना, उन्होंने टाइम नहीं बोला, लेकिन हाउ लॉन्ग मतलब वही है कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। हमें गिवन क्या है, साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6 किलो हर्ट्ज। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एफ है, कितनी है 6 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, यानी 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा। 6000 हर्ट्ज, ठीक है, ये हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गई। सेकंड हमारे पास गिवन है हमारे जो है वेव लेंथ। हम लिख लेते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ यानी लैम्डा। लैम्डा हमें कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.25। ये सब कैलकुलेटर से करिएगा, इसलिए मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कैलकुलेटर से ही होने का काम है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ हमें गिवन है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है 1.5 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस यानी डी। 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा ये 1500 मीटर। देखिए ये आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सी बात है। उसके बाद आगे हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है टाइम यानी कि टी। सबसे पहले जो भी हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ, इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट फाइंड वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, v इजिकल्स टू एफ लैम्डा होती है। v इजिकल्स टू एफ लैम्डा। एफ हमारे पास क्या था, हमारे पास एफ था 6000, एफ की जगह लिख लीजिए 6000, और लैम्डा क्या निकला था हमारा, लैम्डा निकला था 0.25। 6000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें, 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 1500 हमारे पास आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू 1500, और क्या होगा ये मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं और एस के साथ -1 भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, टाइम। हमें टाइम निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है ना ये जो हमने डिस्टेंस लिखा था इसको हम एस भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस एस भी होता है। एस किसके बराबर होता है, एस जो है वो डी के बराबर होता है, डिस्टेंस है। और एस किसके बराबर होता है, हम फिजिक्स में शुरू से ही सीखते हुए आ रहे हैं, एस इजिकल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस या एस आ जाता है। क्योंकि इसमें इन्होंने डी के तौर पे किया हुआ है बुक में, इसलिए हम डी लिखेंगे, एस भी लिख सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। लिखते हैं हम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है। अगर हमें फाइंड तो टाइम करना है, टाइम को सेपरेट कर दें, वेलोसिटी को इसके पास ले आएँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपनी जगह पर ही है, डिस्टेंस वेलोसिटी इसके नीचे आ गई डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास टाइम आ जाएगा। टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारे पास कितना था 1500 मीटर। 1500 मीटर लिखा। वेलोसिटी हमने कितनी फाइंड की थी 1500। बहुत ही ईजी से न्यूमेरिकल है,
मैंने फिर भी इसलिए करा दिए ताकि बच्चों को बाज़ औक़ात नहीं समझ में आ रहे थे। इसको आप काट दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। या तो सेकंड पूरा लिखा करें या सिर्फ एस लिखा करें। बस ये हमारा सॉल्व हो गई, ये छोटी सी हमारी वर्ड एग्जाम्पल थी। वर्ड एग्जाम्पल 2, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन इतनी नहीं है, ये भी इजी ही है। इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है, यानी वेलोसिटी मालूम करनी है साउंड की एट इन द एयर के अंदर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमें कितना दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकेंड। और कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसकी स्पीड होगी साउंड की वो 331 मीटर पर सेकेंड होगी। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं और डेटा बनाते हैं। डेटा में क्या है हमारे पास गिवन 30, हमारे पास टेम्परेचर गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लिख लेते हैं टेम्परेचर यानी कि टी, कैपिटल टी कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इसमें पढ़ लिया था ना, अभी चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा था ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, हमने ये सेंटीग्रेड में नहीं लेना। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट में यानी केल्विन में। तो कैसे करेंगे, 30 के अंदर हम 273 प्लस कर देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 303 डिग्री केल्विन। ठीक है, अभी एब्सोल्यूट बन गया, केल्विन बन गया। उसके बाद इन्होंने हमें गिवन किया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कितना होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर कितना है हमारे पास, टेम्परेचर इज 331 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसकी स्पीड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टेम्परेचर नहीं है ये, सॉरी, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्पीड कितनी है 331 मीटर पर सेकेंड। ये हमने कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं आगे हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है, स्पीड ऑफ साउंड। इस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है। 0 पे तो ये है, ठीक है, 303 पे मालूम करनी है, हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला था हमारा v इजिकल्स टू 331, ये कांस्टेंट लिखना है और अंडर रूट देना है, और t जो है टेम्परेचर हमारा जो ये केल्विन होगा, ये इसको हमने डिवाइड करना है 273 से। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये t हमने जो हमने निकाला होगा केल्विन में ये पुट कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। हमने 331 लिखा और टेम्परेचर कितना है हमारे पास 303 है और 273 है और ये इसके ऊपर अंडर रूट है। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 303 को डिवाइड करेंगे 303 डिवाइडेड बाय 273, ये हमारे पास आ गया 1.10989। ठीक है, 331 मल्टीप्लाई बाय, और ये भी अंडर रूट के अंदर है, हमने रूट अभी ख़त्म नहीं करा है, 1.10989। मेरे ख्याल इतने काफ़ी हैं ना लिखना ना। फिर हम आगे करते हैं। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे हम। ठीक है, ये हमने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास ये रूट निकला है, अभी रूट के अंदर ही है, इसका डिवाइड करके निकला ये सॉल्यूशन। अब इसको अंडर रूट निकालते हैं हम, इसका लिखते हैं हम अंडर रूट, और क्या वैल्यू 1.10989, इसकी वैल्यू क्या निकली 1.0535, क्या निकली हमारे पास वैल्यू, ये 331 उतारा हमने और इसका रूट की वैल्यू निकली 1.05351, बस इतनी काफ़ी है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 331 से, हमारे पास आ गया 348.71, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, आ गया हमारे पास 348.712, ये हमारा मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इस आंसर हो गया कि 0 पे 331 थी तो 303 केल्विन के ऊपर 348.712 होगी। यानी कि कहते हैं कि अगर हमें मुख्तलिफ टेम्परेचर दे दिए जाए, उनको केल्विन में कन्वर्ट करें तो हम मुख्तलिफ टेम्परेचर पे किसी भी साउंड की स्पीड कितनी होगी वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको इसी तरह अच्छे से पढ़ के समझ के और लिख लीजिएगा, याद करके मार्किंग भी कर लीजिएगा।
यही क्वेश्चन होते हैं, यही आंसर होते हैं। और मैंने 9th की फिज़िक्स और मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनाई है और 10th की फिज़िक्स और मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनाई है। मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको सारे करा दूँ। और जब मेरे ये फिज़िक्स और मैथ कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, हिंदी भी करा सकते हैं, तो और दूसरे सब्जेक्ट को भी टच करेंगे और फिर उसका भी इंशाल्लाह ताला कराऊंगी मैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।